तो एक कहानी पर गौर करते हैं। साल मतलब 1910 का दौर है। एक लंबे सफर वाली कोयले से चलने वाली ट्रेन में एक आम व्यक्ति बैठा है। तभी एक अजनबी वहां आता है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हाथ मिलाता है और कहता है कि वो जज स्मिथ का दूर का कजन है। हाँ, और वो ऐसी बातें करता होगा जैसे वो दोनों बरसों पुराने दोस्त हो, है माँ? वही तो। फिर अचानक बातों ही बातों में वो थोड़े से पैसे उधार मांगता है, किसी भी इमरजेंसी का हवाला देकर। और पैसा मिलते ही अगले ही स्टेशन पर वो अजनबी उतरता है और हमेशा के लिए गायब। एकदम सही, हमेशा के लिए गायब। आज हम इस अजनबी को इंटरनेट पर व्हाट्सएप स्कैमर या नाइजीरियन प्रिंस कहते हैं। मतलब प्लेटफॉर्म बदल गया है, लेकिन धूर्तता बिल्कुल वही है। यही सबसे बड़ा सच है। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि डिजिटल बैंकिंग, एल्गोरिदम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फाइनेंस की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। पर सच तो ये है कि तकनीक ने सिर्फ हमारी गलतियां करने की स्पीड को बढ़ाया है। स्पीड को बढ़ाया है, सही बात है। बिल्कुल। इंसानी लालच, डर और जल्दी भरोसा करने की फितरत, ये आज भी वही अटकी हुई है जहां वो एक सदी पहले थी। और इसीलिए आज की इस गहरी छानबीन का विषय बेहद खास है। आज हम प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग के खजाने से निकले एक ऐसी किताब पर चर्चा कर रहे हैं जो A.R. कैल्हून ने 1910 में लिखी थी। नाम है बिजनेस हिंट्स फॉर मेन एंड वुमेन। और ये कोई बोरिंग हिस्ट्री क्लास जैसा लेक्चर नहीं होने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें दिखाती है कि जब लोग लेजर और फाउंटेन पेन से हिसाब रखते थे, तब भी उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स बिल्कुल आज जैसे ही थे। हमारा मकसद उन बुनियादी नियमों को समझना है जो वक्त की कसौटी पर खरे उतरें। सही कहा। और इस किताब की सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेखक ने किसी यूटोपिया की बात नहीं की है। उन्होंने एक आम व्यक्ति के रोजमर्रा के आर्थिक संघर्षों का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया है, चाहे वो खेती हो, निजी खर्चों का प्रबंधन हो या फिर विल्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, इसको थोड़ा खोलते हैं। किताब की शुरुआत होती है उस वक्त की सबसे बड़ी इंडस्ट्री से, यानी खेती। लेखक का मानना है कि खेती दुनिया की सबसे अहम इंडस्ट्री है। हाँ, उनका तर्क था कि अगर सारी फैक्ट्रीज और जहाज रुक जाएं तो इंसान फिर भी जिंदा रह लेगा, पर अगर खेत खाली छोड़ दिए जाएं तो तबाही तय है। पर लेखक खेती को सिर्फ मिट्टी और बीज के नजरिए से नहीं देखता। वो इसको एक हार्डकोर बिजनेस मानता है। एक ऐसा बिजनेस जहां लैंड, लेबर और कैपिटल का सही बैलेंस बेहद जरूरी है। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1910 में कैपिटल का कॉन्सेप्ट कितना ब्रॉडली डिफाइन किया गया था। लेखक कहता है कि कैपिटल सिर्फ कैश नहीं है। तो और क्या है? मतलब उस दौर में लोग पूंजी को कैसे देखते थे? देखिए, यहाँ तक कि आग में तपाई हुई एक लकड़ी जिसे एक प्रिमिटिव टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी कैपिटल है। एक लकड़ी? हाँ, क्योंकि वो लकड़ी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है। उस दौर में खेती ही वो बुनियादी लेंस था जिससे बाकी सारे बिजनेस मॉडल समझे जाते थे। अगर किसी को खेती में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझ आ गया तो उसे किसी भी फैक्ट्री का लॉजिक समझ आ जाएगा। कमाल का पर्सपेक्टिव है। और इसी लॉजिक को आम जिंदगी में लाते हुए लेखक निजी हिसाब किताब पर एक ऐसी बात कहता है जो सीधा आज के मॉडर्न बजटिंग ऐप से जुड़ती है। आप माइक्रो ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। किताब में सख्त हिदायत है कि हर एक सेंट का हिसाब होना चाहिए। एक किसान हो, मैकेनिक हो या फिर मंथली वेज पर काम करने वाली एक हायर्ड गर्ल, किसी को भी अपने खर्चे लंप में यानी एक साथ जोड़कर नहीं लिखने चाहिए। ये बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल पॉइंट है। मैं समझाती हूँ। जब कोई व्यक्ति अपने खर्चों को मिसलेनियस या लंप सम कैटेगरी में डाल देता है तो असल में वो अपने आप से झूठ बोल रहा होता है। झूठ अपने आप से? हाँ, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने का एक तरीका है। इंसान का दिमाग छोटी छोटी फिजूल खर्चियों को एक्नॉलेज करने से डरता है। अरे वाह, ये तो सच्ची बात है। हम सब करते हैं ये। वही तो। लेखक समझ गया था कि जब तक एक एक पेनी का रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक इंसान को अपनी फाइनेंशियल औकात का सच्चा आईना नहीं दिखेगा। लंब अकाउंटिंग एक तरह का फाइनेंशियल डिनायल है। ये तो सीधा सीधा हमारे आज के स्मार्टफोन ऐप्स का लॉजिक है। टूल्स बदल गए हैं, अब मैनुअल डायरी की जगह एल्गोरिदम्स ने ले ली हैं, लेकिन जो आदत मांगी जा रही है वो बिल्कुल वही है। एग्जैक्टली, एकदम वही आदत। पर देखिए, जब हम खुद से सच बोलना सीख लेते हैं और पैसे को ट्रैक करने लगते हैं तो अगला सबसे बड़ा चैलेंज आता है उस पैसे को कानूनी रूप से सुरक्षित करना। और यहाँ किताब कॉन्ट्रैक्ट्स और परिवार के अंदर आर्थिक बातचीत पर बड़ा जोर देती है। हाँ, और वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स को तो सीधे तौर पर लॉयर्स के पेट भरने का जरिया बताया गया है। सही में, अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा सोशल फ्रिक्शन से बचने के लिए किए जाते हैं।
एक दोस्त दूसरे दोस्त से लिखित पेपर पर साइन करवाने में हिचकिचाता है। क्योंकि उसको लगता है कि इससे दोस्ती पर सवाल उठेगा। बिल्कुल, लेकिन कैलहून ने 1910 में ही ये क्लियर कर दिया था कि प्रोफेशनल कंसिडरेशन को पर्सनल रिलेशन से अलग रखना चाहिए। और इसका कारण बहुत साइंटिफिक है। बिना लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स में ह्यूमन मेमोरी पर भरोसा किया जाता है, और हम सब जानते हैं कि ह्यूमन मेमोरी हमेशा अपने फायदे के हिसाब से पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करती है। वही तो, दिमाग अपनी सारी गलतियां भुला देता है। और इसी लीगल फ्रेमवर्क में जब आगे बढ़ते हैं तो जिक्र आता है विल्स यानी वसीयत का। एंड हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। हाँ, वसीयत वाला हिस्सा बहुत खास है। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि उस दौर में लोग सच में सोचते थे कि वसीयत बनाने से उनकी उम्र कम हो जाएगी या उनकी मौत जल्दी हो जाएगी। किताब को स्पेसिफिकली ये लिखना पड़ा कि विल बनाना मौत का संकेत नहीं है, प्रेमोनिशन ऑफ डेथ नहीं है। सही कहा। पर मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। क्या ये सिर्फ उस वक्त के लोगों की अनपढ़ता और अंधविश्वास था या इसके पीछे कुछ और था? इसे सिर्फ अंधविश्वास कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। मैं मानती हूँ कि ये मोर्टेलिटी सेलियंस का इशू है। साइकोलॉजी में इसे टेरर मैनेजमेंट थ्योरी कहते हैं। टेरर मैनेजमेंट थ्योरी? हाँ, देखिए, इंसान प्रैक्टिकली जानता है कि उसे एक दिन मरना है, लेकिन कॉग्निटिवली वो इस सच को अवॉइड करता है। वसीयत बनाते वक्त किसी को अपने अस्तित्व के खत्म होने और उसके बाद के परिदृश्य की पूरी डिटेल लिखनी पड़ती है। ओ, मतलब खुद की मौत का एक ड्राफ्ट लिखना पड़ता है? एग्जैक्टली। ये मेंटली एग्जॉस्ट करने वाला प्रोसेस है, इसीलिए लोग इसको टाल देते हैं। लेखक उस जमाने में इस मेंटल ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि आने वाली जेनरेशन लीगल लड़ाइयों में ना उलझे। ये बेहद डीपली साइकोलॉजिकल है। और इसी पारिवारिक सुरक्षा के अंतर्गत एक और सलाह दी गई है जो मुझे उस 1910 के दौर के हिसाब से बेहद प्रोग्रेसिव लगती है। एक फ्रेज है, लेट योर वाइफ नो। हाँ, अपनी पत्नी को जानकारी दें। पुरुषों को हिदायत दी गई है कि अपने बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के राज पत्नी से कभी ना छिपाएं, क्योंकि अक्सर बिजनेस मालिक की मौत के बाद एक विधवा बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर लेती है, बशर्ते उसे पहले से सारी इंफॉर्मेशन हो। मैं कहूंगी कि ये वाकई अपने दौर से बहुत आगे की बात थी। उस वक्त के पेट्रियार्कल सेटअप में मर्दों का मानना था कि औरतों को बिजनेस के स्ट्रेस से दूर रखना चाहिए। उन्हें लगता था कि औरतें ये सब नहीं समझ पाएंगी। बिल्कुल। पर कैलहून ने इसको मॉरल एंगल से नहीं देखा। उन्होंने इसको प्योर रिस्क मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कंटिन्यूटी के एंगल से देखा। अगर एक ही दिमाग के पास सारी क्रिटिकल बिजनेस इंफॉर्मेशन, डेट्स और एसेट्स की डिटेल है, तो उस दिमाग के ना रहने पर पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। सही पकड़ा आपने। परिवार को इंफॉर्मेशन डेफिसिट में रखना एक फेटल बिजनेस फ्लॉ है। पर परिवार और बिजनेस की इसी इक्वेशन में बच्चों को फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाने का जो तरीका किताब ने बताया है, वहां मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगती है। आप कैंडी शॉप वाले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं? हाँ, लेखक कहता है कि बच्चों को थोड़े पैसे देकर कैंडी की दुकान के पास से गुजरने की आदत डालनी चाहिए ताकि वो खुद पर काबू रखना सीख सकें, सेल्फ डिनायल सीख सकें। मैं यहाँ बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। ऐसा क्यों? देखिए, क्या आज के दौर में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट्स इसको एक टॉक्सिक और ट्रॉमेटाइजिंग अप्रोच नहीं मानेंगे? एक छोटे बच्चे को इंटेंशनली टीज करना सिर्फ उसे आर्थिक पाठ पढ़ाने के लिए? ये देखने में हार्श जरूर लगता है, मैं समझती हूँ, पर इसका अंडरलाइंग मैकेनिज्म बहुत सॉलिड है। ये असल में मशहूर स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट का 1910 का वर्जन है। ओके, पर उसमें बच्चे को रुलाना तो जरूरी नहीं है ना? बात बच्चों को ट्रॉमा देने की नहीं है, बात डिलेड ग्रेटिफिकेशन के न्यूरल पाथवेज को डेवलप करने की है। जब बच्चा कैंडी देखता है तो दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम डोपामिन रिलीज करता है और बच्चा तुरंत खरीदना चाहता है। बिल्कुल। उस इम्पल्स को ओवरराइड करने के लिए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रेन करना पड़ता है। लेखक का पॉइंट यह था कि आर्थिक सफलता उन्हीं को मिलती है जो तुरंत मिलने वाले प्लेजर को होल्ड कर सकते हैं। सो इस सब का मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति निजी लालच को कंट्रोल कर लेता है, फैमिली में ट्रस्ट बिल्ड कर लेता है और लीगल डॉक्यूमेंट्स ठीक रखता है, तो उसके बाद क्या? उसके बाद सामना होता है बाहरी दुनिया से। ठीक इसी जगह चर्चा बढ़ती है सिस्टम और सोसाइटी के साथ लेन देन पर, यानी टैक्सेस और इंस्टीट्यूशंस। किताब में टैक्स चुकाने को एक क्लियर पब्लिक ड्यूटी बताया गया है और उन लोगों की निंदा की गई है जो खुद को समाज में बहुत ईमानदार पेश करते हैं लेकिन कस्टम ड्यूटी या इंटरनल रेवेन्यू चुकाते वक्त झूठ बोलते हैं। ये बड़ी अजीब हिपोक्रेसी है। हाँ, और ये बिल्कुल वही साइकोलॉजी है जिसकी हमने पहले माइक्रो अकाउंटिंग में बात की थी। इंसान का दिमाग बड़ी आसानी से मॉरल बाउंड्रीज को कंपार्टमेंट में बांट लेता है।
कंपार्टमेंटलाइज कर लेता है। हाँ, जैसे कि एक व्यक्ति अपने पड़ोसी से 10 रुपए नहीं चुराएगा क्योंकि वहां एक डायरेक्ट ह्यूमन विक्टिम है, लेकिन सरकार के साथ फ्रॉड करने में उसको गिल्ट फील नहीं होता। क्योंकि सरकार एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, हाँ, कोई चेहरा नहीं है उसका, बिल्कुल। वो एक फेसलेस एंटिटी है। हाँ, उस दौर में लोग टैक्स एवेजन को स्मार्टनेस मानते थे, क्राइम नहीं। लेखक ने इस डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज किया और क्लियर किया कि टैक्स चोरी का असर डायरेक्टली लोकल स्कूल्स और अस्पतालों पर पड़ता है। वाकई बहुत साफ नजरिया है। और इंस्टीट्यूशंस पर भरोसे की बात हो ही रही है, हाँ, तो इंश्योरेंस को कैसे भूल सकते हैं। हाँ, यहाँ मेरे लिए इस छानबीन का सबसे बड़ा आहा मोमेंट था लॉयड्स ऑफ लंदन वाला सेक्शन। हाँ, किताब में इंश्योरेंस की तुलना मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज के आधार पर एक स्ट्रक्चर्ड गैम्बलिंग रिस्क से की गई है। इंग्लैंड के लॉयड्स इंस्टीट्यूशन का जिक्र है और बताया गया है कि वो किसी समुद्री जहाज के डूबने से लेकर होने वाले बच्चे जुड़वा होंगे या नहीं, ऐसी बातों पर भी बेट लगाते थे। ये सुनने में अजीब लगता है, पर यही उनका बिजनेस मॉडल था। मेरा सोचना यह है कि बिना मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स, बिना बिग डेटा या अल्ट्रासाउंड्स के उस वक्त ये लोग प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कैसे करते थे? जुड़वा बच्चों पर बेट लगाना मतलब कैसे? ये बहुत ही जरूरी सवाल उठाता है ह्यूमन हिस्ट्री में डेटा कलेक्शन को लेकर। देखिए, लॉयड्स ऑफ लंदन ने शुरुआत एक कॉफी हाउस से की थी, जहां सेलर्स और मर्चेंट्स आते थे। उन्होंने डेकेड्स का एक्चुअल डेटा मैन्युअली कंपाइल किया। मैनुअली? सिर्फ लोगों से बात करके। हाँ, जुड़वा बच्चों वाली केस में इंश्योरेंस एक्चुअली सिर्फ हवा में बेट नहीं लगाते थे, वो फैमिली हिस्ट्री, लिनेज और डेमोग्राफिक डेटा को मैप करते थे। और सबसे बड़ी बात, क्या? प्रोबेबिलिटी में उनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना बड़ा होता था कि आखिर में रिस्क पूल हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। ये कोई जादू नहीं था, प्योरली मैथमेटिक्स था। पर लेखक ने यहाँ फायर इंश्योरेंस और मॉरल हैजर्ड की एक बेहतरीन लाइन भी ड्रॉ की है। अगर किसी का घर 10,000 का है और वो उसे 10 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड करा ले, तो घर जलने पर उसे 1 लाख नहीं मिलेंगे। वही तो, सब मिलकर सिर्फ 10,000 ही कॉम्पनसेट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल इंडेमनिटी है, यानी आपको उसी फाइनेंशियल पोजीशन में वापस लाना जहां आप नुकसान से पहले थे। इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। अगर प्रॉफिट कमाना मकसद बन गया तो फिर तो लोग जानबूझकर अपने घरों में आग लगाने लगेंगे। एकदम सही। और उसी मैकेनिज्म को फाइनेंस की भाषा में मॉरल हैजर्ड कहते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज मैथमेटिकल मॉडल्स पर चलती हैं और उन्हें सोसाइटी को ऐसी डिस्ट्रक्टिव इंसेंटिव्स देने से बचना पड़ता है। और इसी डिस्ट्रक्शन और लालच की जब बात आती है तो हमारी ये गहरी छानबीन अपने आखिरी और सबसे खतरनाक पड़ाव पर पहुंचती है: सावधानी, धूर्तता और जिंदगी के खतरे। ये सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है किताब का, है ना? जब किसी के पास बचत हो जाती है और इंश्योरेंस भी आ जाता है, तो सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, अंदर होता है। वो होता है सडन वेल्थ, यानी अचानक आई हुई संपत्ति। किताब कहती है कि इन्वेस्ट करने की कभी जल्दी मत करो। नए पैसे की चमक हमेशा नकली दोस्तों और स्कीमर्स को अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल। और ये सडन वेल्थ सिंड्रोम कोई नया फिनोमिना नहीं है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब अचानक से बहुत सारा पैसा मिलता है, चाहे वो इनहेरिटेंस हो या लॉटरी, तो दिमाग का लॉजिक सेंटर काम करना बंद कर देता है। इंसान एक अलग ही यूफोरिया में चला जाता है। हाँ, इंसान को लगता है कि बैंक में पड़ा पैसा बेकार है और उसे रातों रात डबल करना चाहिए। लेखक की सलाह यही थी कि जब अचानक पैसा आए तो पहले कुछ वक्त तक लिटरली कुछ मत करो, पॉज लो। क्योंकि फाइनेंशियल वल्चर्स हमेशा उस यूफोरिक फेज का फायदा उठाते हैं, और लोग उस फेज में कितने लापरवाह हो जाते हैं, इसका एक बड़ा ही शानदार और थोड़ा फनी रेफरेंस किताब में वॉशिंगटन के डेड लेटर ऑफिस का है। ओ हाँ, वो पोस्टल लेटर्स वाला एग्जाम्पल। बताया गया है कि वहां पर आम लोगों की नेग्लिजेंस के कारण खो गए हजारों चेक्स, ड्राफ्ट्स और कैश, मतलब मिलों के ढेर में धूल खा रहे हैं। लोग इतने केयरलेस थे कि उन्होंने लिफाफे पर एड्रेस ठीक से नहीं लिखा और अपने आर्थिक दस्तावेज खो दिए। ये सब उस टाइम की रियलिटी थी। लापरवाही हमेशा स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार होती है। और हमने शुरुआत में जिस जज स्मिथ के कजन वाले ट्रेन स्कैमर की बात की थी, वो इसी लापरवाही और भरोसे का सीधा फायदा उठाता था। ट्रैवल करते वक्त किसी आम आदमी का इमोशनल स्टेट वैसे ही वल्नरेबल होता है, और स्कैमर उस दोस्ती के नकाब के पीछे अपने ठगी का खेल खेलता था। और उस ठगी से बचने का एक गोल्डन रूल लेखक ने दिया था, जो कि बहुत सिंपल है। पैसे लेने और देने पर हमेशा सामने गिनना चाहिए, भले ही देने वाला व्यक्ति कोई बहुत खास दोस्त ही क्यों ना हो। वैसे ये बात थोड़ी अजीब और रूड लग सकती है। लग सकते, पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में दोस्ती और शर्म को बीच में लाना ही सारे स्कैम्स का रूट कॉज है।
स्कैमर्स उस पोलाइटनेस को वेपनाइज करते हैं। वो चाहते हैं कि सामने वाला थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करे और बिना ठीक से सोचे या गिने पैसा पकड़ दे। वही ना, दोस्ती में गिनती कैसी, और बस वहीं स्कैम हो गया। तो अगर हम इस पूरी गहरी छानबीन का निचोड़ निकालें तो ये साफ हो जाता है कि 1910 में छपे ये बिजनेस हिंट्स असल में हमारी लाइफ और साइकोलॉजी पर लिखे गए हिंट्स हैं। खेती और बेसिक अकाउंटिंग से शुरू हुई ये बात परिवार, टैक्स, इंश्योरेंस और आखिर में हमारे अपने दिमाग की कमजोरियों तक पहुंची। सही मायनों में देखें तो तकनीक ने हमारी दुनिया का सिर्फ हार्डवेयर बदला है, लेकिन इंसानी फितरत का सॉफ्टवेयर आज भी 1910 वाला ही चल रहा है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्या मस्त एनालॉजी है। शुक्रिया। जल्दबाजी, लालच, कॉग्निटिव डिसोनेंस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ललसा, ये सारी ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज बिल्कुल वही हैं जिसे कैल्हून ने उस जमाने में मैप किया था। तो अब वक्त है इस छानबीन के अंत में एक आखिरी और गहरे विचार का। किताब के एक चैप्टर में लेखक ने एक बड़ी ही सिंपल मगर पावरफुल लाइन लिखी है, कफन में जेब नहीं होती। देयर आर नो पॉकेट्स इन अ श्राउड। बहुत ही प्रोफाउंड बात है। इंसान दुनिया में कितना भी कैपिटल जमा कर ले, एक दिन सब यहाँ छोड़कर जाना है। बचना है तो सिर्फ वो सिस्टम, वो विरासत जो आपने लीगल और आर्थिक रूप से अगली पीढ़ी के लिए ठीक से बनाई है। मेरी समझ से ये लाइन प्योरली इस बात की याद दिलाती है कि वेल्थ क्रिएशन का अल्टीमेट गोल अक्यूमुलेशन नहीं है, बल्कि एक स्मूथ ट्रांजिशन है। तो आज अपने आप से एक सवाल पूछने का वक्त है। हमारी आज की आर्थिक तकनीक पुराने जमाने के टेलीग्राफ से बढ़कर इंस्टेंट डिजिटल ट्रांसफर तक पहुंच चुकी है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स नैनो सेकंड्स में ट्रेड करते हैं। पर क्या ह्यूमन नेचर ने 1 इंच भी प्रगति की है? वही सबसे बड़ा सवाल है। या फिर हमें आज भी लालच, डर और लापरवाही के उन्हीं ट्रैप से बचने के लिए 1910 के इन बुनियादी नियमों को किसी स्मार्टफोन ऐप की तरह अपनी जिंदगी में इंस्टॉल करने की उतनी ही जरूरत है? मैं कहूंगी कि इन नियमों के बिना मॉडर्न टूल्स और भी डेंजरस हो सकते हैं। आखिरकार हमने आज देखा कि चाहे खेती हो या हाई फ्रीक्वेंसी फाइनेंस, बेसिक प्रिंसिपल्स हमेशा अनचेंज रहते हैं। और इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम अपनी इस गहरी छानबीन को यहीं विराम देते हैं। खर्चों का हिसाब माइक्रो लेवल पे रखते रहिए, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स पे नजर रखिए, और हाँ, अगर कभी ट्रेन में या व्हाट्सएप पर कोई जज स्मिथ का दूर का कजन मिले तो जरूर सतर्क रहिए। हम मिलेंगे अगली छानबीन में।